हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये हमारा 7th क्लास की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसमें ये 4th चैप्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल देखो क्या है। तो इसका टाइटल है मुगल। इसका टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है मुगल साम्राज्य। यानी कि मुगल साम्राज्य जो था उन्होंने अपने साम्राज्य की शुरुआत कैसे की, फिर उनका साम्राज्य जो था वो मतलब अपनी चरमोत्कर्ष के ऊपर कौन सी कंडीशन के अंदर था, और इस पूरे फिर उनका जो पतन था वो कैसे हुआ, किन कारणों से उनका पतन हुआ, या ये जो पूरा लंबा प्रोसेस है इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से राजा वहां पर आए या बादशाह जो थे उन्होंने मतलब दिल्ली गद्दी के ऊपर बैठे बादशाह जिन्होंने शासन किया, कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने शासन व्यवस्था में अपना सहयोग दिया। तो ये पूरा चैप्टर, ये पूरा जो टॉपिक है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्या है। मध्य युग में किसी भी शासन के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोग एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और का वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव ज्ञान जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने साम्राज्य के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे थे। यानी कि जो वो शासन कर रहे थे जिस दौरान, तो उस दौरान उन्होंने जिन नीतियों को या जिन चीजों को अपनाया हुआ था वो चीजें उनके शासन के पतन के बाद भी जैसी थी वैसी ही बनी रही थी और वैसी ही वो चल रही थी। ठीक है। और यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव में उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री जो है लाल किले से संबोधन करते हैं, तो वो किसके द्वारा बनवाया गया था? वो इन मुगलों के द्वारा ही बनवाई गई इनकी एक क्या है, स्थापत्य कला है। अब नेक्स्ट देखो ये बताया गया यहाँ से क्वेश्चन जो है ये इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। क्या इंपोर्टेंट पैराग्राफ है कि मुगल कौन थे, बेसिकली ये मुगल कहाँ से आए, कौन थे ये, किनका वंशज है ये, तो ये बताया इस पैराग्राफ में। इंपोर्टेंट पैराग्राफ है ये। मुगल दो महान वंश, इनकी माता का वंश और इनके पिता का वंश जो था ना वो अलग अलग वंशों के थे। ये मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, के उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। पता चल गया कि माता जो है, माता की ओर से वे किसके हैं? चंगेज खां के वंशज के हैं, और पिता की ओर से वे किसके हैं? तैमूर के वंशज के हैं। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगिताओं, जज्बों से संबंधित थी। तो दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर अपने आप में गर्व महसूस करते थे। ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी के अंदर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसके कारण ये मुगल अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करते थे? तैमूर वंश का कहलवाना पसंद करते थे। तैमूर वंश क्या था? इनके पिता का वंश था ये तैमूर वंश। ठीक है। और क्या है, जैसे ये इसमें बता रखा है, जैसे ये एक मीटिंग कर रही है, तो ये मुगल जो काल है उस टाइम की ये मीटिंग को दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या बताया कि उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन किया इस चित्र के अंदर। अब मुगल सैन्य अभियान, यानी कि मुगल जो थे उन्होंने कौन कौन से सैन्य अभियान किए थे अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। प्रथम मुगल शासक कौन है? बाबर, 1526 से 1530। इंपोर्टेंट पैराग्राफ है।
1526 से 1530 में शासन किया था। जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा जजबेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद में उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। मुगल के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से देखना कि क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे के लिए अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे। मुगल और अहोम, सिख, मेवात, मारवाड़ के संबंधों में भी गौर करें। सफाविद, ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या डिफरेंस है। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण में ढक्कन में युद्ध का अंत हो पाया था। इन सारी पॉइंटों के बारे में, इन सारे जो पॉइंट है इनको आपने क्या है पॉइंट आउट करना है। इन सारे जो पॉइंट है उनको आपने क्या करना है पॉइंट आउट करना है। तो ये इसके अंदर पता क्या दे रखा है कि मुगल सम्राट के अंदर कौन कौन से अभियान थे। बाबर ने कौन से अभियान किए थे, हुमायूं ने क्या किया, अकबर ने क्या किया था। मोटा मोटी अगर हम देखें ना तो इसके अंदर देखो आप, हाँ यहाँ पे बाबर ने क्या किया था। बाबर का शासनकाल है 1526 से 1530। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध इन्होंने किया था। 3 युद्ध किए थे 1526, 27 और 28। ठीक है, पानीपत का युद्ध किया था, खानवा का युद्ध और चंदेरी का। 1526, 27 और 28 के अंदर 3 युद्ध किए थे। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और किसका युद्ध किया था, चंदेरी का। ठीक है, इसके लिए क्या ट्रिक रख सकते हो आप, पान खा चंगा। पान खा चंगा यानी कि पानीपत का युद्ध किया था, फिर खानवा का युद्ध किया और फिर चंदेरी का युद्ध किया। नेक्स्ट देखो हुमायूं। हुमायूं जो है यानी कि हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा कर दिया था प्रत्येक भाई को। यानी कि जितनी भी हुमायूं के पिता की वसीयत थी बाबर की, उसका जितने भी भाई थे उसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था बाबर ने। और उनके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में। तो चौसा का और कन्नौज का युद्ध किसने लड़ा था, हुमायूं ने लड़ा था। दोनों युद्धों में हार गया था और इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया था। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और अगले ही वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं ने कौन से 2 युद्ध लड़े हैं, तो हुमायूं ने चौसा का युद्ध 1539 के अंदर लड़ा और दूसरा युद्ध है कन्नौज का युद्ध। ये कब लड़ा है, 1540 के अंदर लड़ा है। थर्ड देखो अकबर आ जाता है। पहले कौन आया, बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर कौन आ जाता है, अकबर आ जाता है। अकबर जो था वो सबसे कम आयु के अंदर बादशाह बन गया था, सम्राट बन गया था। तो 13 वर्ष की आयु में बना था। इसके शासनकाल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले के अंदर क्या था, अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोलकुंडा और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगा के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलवाया था। 1568 में ससोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। दूसरा जो है इसमें गुजरात के विरुद्ध में सैन्य अभियान हुआ था। इन अभियानों के पश्चात में उसमें पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए थे, जिन्हें 1569 और 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया था। थर्ड जो था इसके अंदर अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए थे। सफाविदों को हराकर गंदार पर कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ दिया गया था। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात में काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया था। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बाबर और खानदेश अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में इन्होंने मिला लिया था। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई थी। यही सलीम आगे चलकर क्या है, सम्राट जहांगीर कहलवाया था। ठीक है,
बाबर ने कौन से अभियान किए? पानीपत का, खानवा का और क्या है? चंदेरी का। 1526, 1527, 1528। पान खा चंगा ट्रिक है इसकी। दूसरा, हुमायूं ने 2 युद्ध किए। 1539 में चौसा का युद्ध है और 1540 के अंदर कन्नौज का युद्ध है। और सबसे कम आयु के अंदर जो बादशाह बना था वो अकबर था। कितने वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की आयु में बन गया था। इसके जो शासन काल है उसे 3 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब जो पहले कौन आया? बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो अकबर का जो उत्तराधिकारी है वो जहांगीर जो है, जो राजकुमार सलीम था ना, उसी का ही आगे नाम क्या रखा गया है? जहांगीर नाम रखा गया है। ठीक है। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के ससोदियों शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा की। इसके बाद में सिखों, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ में अभियान चलाए गए थे जो पूर्णतः सफल नहीं रहे थे। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम को, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए थे, ने विद्रोह कर दिया था। शाहजहां की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जो असफल रहा था। फिर कौन आ जाता है? शाहजहां आ गया। हमने देखा बाबर का, हुमायूं का, अकबर का और जहांगीर का। अब कौन आ जाता है? शाहजहां आ गए। दक्कन के शाहजहां के अभियान जारी रहे थे। दक्कन में अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध में अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों को हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया था। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अनंत अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला दिया गया और विजापुर की सेनाओं से सुलह करने का निवेदन किया गया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। शाहजहां को उनकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद करके रख दिया गया था। अब जो आता है वो औरंगजेब है, ये लास्ट आपको पता ही है। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया था। 1663 के अंदर हार हुई और 80 के अंदर इन्होंने क्या किया? 1680 के अंदर इन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप करना। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध में मुगल अभियान आरंभ में सफल रहे थे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात में मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलवाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध में विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला, अतः वह सफाविद ईरान भाग गया था। अकबर के विद्रोह के पश्चात में औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध में सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया था। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों को छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध में अभियान चलाया, सवै प्रबंध किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और क्या है सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध शुरू हो गया था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद में युद्ध देखने को मिली। पहला हमने कौन सा शासन किया है? पहला हमने बाबर को किया। बाबर ने 3 युद्ध किए, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध 1526, 27 और 28 में। बाबर के बाद में आता है हुमायूं। हुमायूं ने चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540 के अंदर किया है। इसके बाद में आ जाता है अकबर। अकबर के शासनकाल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और अपने अपने मुगल शासनकाल के अंदर सबसे कम उम्र के बादशाह बनते हैं। कितने वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की आयु में बन जाती है। उसके बाद में आ जाते हैं जहांगीर। जहांगीर के बाद में आ जाते हैं
शहनशाह, शाहजहां। शाहजहां के बाद में औरंगजेब आता है और औरंगजेब बिल्कुल लास्ट का शासक है, आपको पता ही है। इसके बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार के लिए काफी संघर्ष होना शुरू हो चुके थे, लड़ाई दंगे शुरू हो गए थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और औरंगजेब ने जैसे हिंदू धर्म को लेकर जो भी किया, हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर बल दिया, तो वो सारी स्टोरी तो आपको पता ही है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा ही कोर्स करके यहाँ तक आए हो, सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपने वो स्टोरीज तो है वो मैक्सिमम पढ़ रखी है, पता है आपको इस बात का, ठीक है। अभी ये कहता है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, यानी कि उत्तराधिकार को लेकर, यानी कि कौन किसका उत्तराधिकार होगा, उस उत्तराधिकार को लेकर क्या है, मुगलों के अंदर क्या परंपराएं थी, कौन किसका उत्तराधिकारी है, ठीक है। देखो क्या है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। बेसिकली जो राजा क्या होते हैं, जो भी उनका बड़ा पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र का मतलब है बड़ा पुत्र है, उसी जो बड़ा पुत्र होता था राजा की, उसी संतान को नेक्स्ट राजा घोषित कर दिया जाता था। लेकिन जो मुगल थे वो अलग पद्धति के ऊपर विश्वास करते थे, वो ये ज्येष्ठ जो पुत्र था उसी को राजा बना देना, इस पद्धति के ऊपर मुगल विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना है कि जो हम सब भाइयों में योग्य है, आप उसी को ही राजा बनाए, योग्यता के आधार पर राज्य अधिकार को तय किया जाए। उसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहायदाएं की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, ठीक है। यानी कि जितने अगर चार हैं, किसी राजा के चार बेटे हैं, तो उन चारों के अंदर ही सत्ता को इक्वल डिवाइड कर देते थे, फिर वो अपना अपना डेवलपमेंट अपने अपने राज्य के अंदर करते थे कि अब आप अपना अपना विकास करो, ठीक है, आगे के आगे अपना जो साम्राज्य था आप उसको बढ़ाओ। अब वैसे क्या होता था, एक राजा था, जितने भी बेटे होते थे उसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता था। मुगलों के अन्य जो शासक थे उनके साथ में कैसे संबंध थे, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने अपनी उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए थे तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण था। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने इस बात का विरोध भी किया था। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ में सम्मानीय व्यवहार किया, क्योंकि उनकी जगीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी गई थी कि आप अपनी जो भी संपत्ति है जागीरा वापस ले लीजिए। पराजित करने पर अपमानित न करने के बीच में सावधानी से बनाए हुए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ गया था, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, ठीक है। जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का क्या परिणाम निकला था, यानी कि जब ये मुगल थे ना, जो इनकी सत्ता को स्वीकार करता था उनके साथ में ये बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे, जो इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता था उनके साथ में ये युद्ध लड़ते थे। वैसे ही संसोदियों ने युद्ध लड़ा था, वो काफी लंबे समय तक उनके बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन जब वो संसोदिया वर्ग युद्ध के अंदर पराजित हो गया था तो उसके दौरान में जो मुगल वंश थे उन्होंने उनकी युद्ध के दौरान जो भी चीजें हड़पी थी, जो जागीर उनकी संपत्ति ग्रहण अपने कब्जे में ले ली थी, युद्ध में पराजित होने के बाद में उन्होंने उनको संसोदिया वंश को उनकी जागीरें वापस दे दी थी कि ये लो आप अपनी जागीर वापस लो, और ये जागीर आपकी यतन वतन जागीर का नाम दिया था उस जागीर को, और उनको सम्मान पूर्वक वापस लौटाई थी। हारने के दूसरे वन जो पक्ष है वो पराजित होने के बाद भी मुगलों ने उनका अपमान नहीं किया। इस बात का भारत का जो शासन था, उस टाइम का जो सिस्टम था, उसके ऊपर काफी गहरा प्रभाव गया था, जिसके कारण इनकी जो छवि थी वो और भी ज्यादा सुधर गई थी, और भी ज्यादा निखार आया उसके अंदर। मनसबदार और जागीरदार क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से जो हम टॉपिक है कल अगर कर ले, यहाँ से टॉपिक हम कल करेंगे मनसबदार और ये जागीर क्या थे, मनसबदार और जागीर क्या थे, यहाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम कल हमारी क्लास नेक्स्ट करेंगे, शायद कल आपकी क्लास नहीं होगी, और फिर हम नेक्स्ट डे जो होगा तब हमारी क्लास को मतलब कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं और आपके सीटेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल है
तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नई क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे।